तो बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बक्सर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है और लोगों को भी परेशानियां पड़ रही हैं। यहां पर भोजपुर के अंदर पश्चिम बंगाल से आए 2 संदिग्ध मरीजों की 16 अप्रैल को जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना वायरस संक्रमित होने की पुष्टि के साथ ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा उस क्षेत्र के 7 किलोमीटर की परिधि को सीलबंद कर उन दोनों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटी थी, जिससे उनके सगे संबंधियों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने लगे और संख्या 2 से 4 फिर 8 और फिर आज 2 मिलने से जिले में कुल संख्या 10 हो गई है। तो बक्सर में कोरोना मरीज की संख्या 10 हो गई है और ऐसे में बिहार के अंदर लगातार कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए बिहार प्रशासन और बिहार शासन लगातार कोशिशों में है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की कोशिशों को अगर देखें तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बक्सर के अंदर ये संख्या अब 10 हो गई है। कुछ और मरीज सामने आए जिसके बाद ये संख्या बढ़ी है। वो जो पूर्व में जो पॉजिटिव आए हैं उन्हीं के वो रिलेटिव हैं, तो उन्हीं उसी घर के हैं, उनका 2 पॉजिटिव हो गया है। कितनी संख्या हमारे यहाँ होगी? हमारी संख्या टोटल अभी 10 हो गई है। किस तो कोरोना संक्रमण का खतरा पूरे देश पर मंडरा रहा है। लॉकडाउन जारी है, देश की सीमाएं हों या फिर किसी राज्य की सब सील है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी लोग चोरी छिपे भारत के अंदर दाखिल हो रहे हैं। खबर बिहार के सीतामढ़ी से सामने आई, जहां पर भारत नेपाल सीमा पूरी तरह से सील है। बैरियर लगाए गए हैं, सीसीटीवी निगरानी चालू कर दी गई है। तमाम चौकसी मुस्तैदी के बाद भी नेपाल से लोग भारत में एंट्री कर रहे हैं, जो कि किसी खतरे से कम नहीं। दरअसल सीतामढ़ी के कनौली थाना के मडपा गांव में रहने वाले 5 युवक नेपाल से अपने घर लौटे, जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे थे। बेधड़क अपने परिवार और बाहर के लोगों के साथ संपर्क में हैं। तो नेपाल से लगातार लोग लौट रहे हैं, बेधड़क ये लौट रहे हैं और अपने साथ कोरोना का एक बड़ा खतरा अपने परिवार के लिए लेकर आ रहे हैं। तो सीतामढ़ी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये तमाम लोग जो नेपाल से भारत की सीमाओं में दाखिल हुए हैं। तो तमाम चौकसी के बावजूद भी ये बचते बचाते भारत में दाखिल हुए। तो बिहार में जहां कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है, तो वहीं शिवहर के अंदर कल देर शाम आई भयंकर आंधी पानी ओलावृष्टि से गरीबों और किसानों को भयंकर क्षति हुई है, जिसका आकलन करना मुश्किल होगा। जिले के चहुओर बारिश, आंधी, ओलावृष्टि से क्षति होने की सूचना मिल रही है। प्रकृति की मार से पहले ही जिला अस्त व्यस्त है। पिछले 1 सप्ताह से रुक रुक कर बारिश, आंधी पानी, ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। कल देर शाम की आंधी पानी ने उन गरीबों की छत को उजाड़ कर फेंक दिया, जिसके आशियाने में वो जीवन गुजर बसर करता था। आंधी पानी, ओलावृष्टि ने गरीब लोगों के घर को उजाड़ फेंका है। वहीं किसानों के मुख्य फसल गेहूं की कटनी को भी प्रभावित कर दिया है। जैसे कि थोड़ी धूप होती है, गेहूं की फसल काटने के लिए किसान जैसे ही तैयार होते हैं, वैसे ही आंधी पानी, ओलावृष्टि का कहर टूट पड़ता है। जिले के सभी जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। मिर्जापुर, दुबाई पंचायत सहित सभी पंचायतों में यही हाल है। भाजपा के जिला महामंत्री राधाकांत गुप्ता उर्फ बच्चू सिंह, बच्चू जी ने मुआवजे की मांग की है। अनावश्यक जो वर्षा हुई है, ओलावृष्टि हुई है, इस ओलावृष्टि से किसानों को बहुत बड़ी क्षति हुई है। जिससे फसल में गेहूं हुआ, मकई हुआ, ये इत्यादि जितनी भी फसल है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है करना। और इससे कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के में जो झेलते हुए किसान के बावजूद यह ओलावृष्टि जो हुआ है, इसके चलते फसल का नुकसान जो हुआ है, इसके लिए मैं सरकार से, कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी से और शिवहर प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इनकी भरपाई जल्द से जल्द पूरी की जाए। अनावश्यक। तो वहीं आज लोजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे का जन्मदिन है। शुभचिंतकों और लोजपा पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश की सियासत में सादगी और कर्मठता के प्रतीक हैं मणिशंकर पांडे। तो आज मणिशंकर पांडे का जन्मदिन है और न्यूज़ 1 इंडिया उन्हें शुभकामनाएं देता है, उन्हें मुबारकबाद देता है। तो आज लोजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे का जन्मदिन है। शुभचिंतकों और लोजपा पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तो प्रदेश की सियासत में सादगी
के लिए पसंद किए जाते हैं मणिशंकर पांडे। शुभचिंतक आज उन्हें लगातार सोशल मीडिया से लेकर आपका तमाम फोन कॉल्स तक अगर देखें तो उन पर जन्मदिन की बधाई के पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। तो एक सकारात्मक राजनीति, सादगी के लिए पसंद किए जाते हैं मणिशंकर पांडे और यही वजह है कि लोजपा का एक विश्वास भी हमेशा से मणिशंकर पांडे रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने पर दुकानदारों और मेडिकल समेत अन्य संस्थानों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक ऐसे मामले में जिला प्रशासन ने खंडेलवाल एक्सरे और सोनोग्राफी के संचालक के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की है। इस संस्थान में भारी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने की सूचना पर एसडीएम, स्वास्थ्य अधिकारी सहित पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। जब टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि यहां भारी संख्या में लोग मौजूद थे, जिसके बाद टीम ने संचालक से इस मामले में तलब किया, लेकिन संतुष्टिपूर्ण जवाब न मिलने पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिले में लॉकडाउन लागू है और प्रशासन इस बात पर सख्ती से बरत रहा है। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को यहां छूट दी गई है, जिससे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन, डिस्पेंसरी, दवा दुकान, केमिस्ट, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर, वेटनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी, इन तमाम संस्थानों को संचालित किया जा सकेगा, लेकिन इनके संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना भी सुनिश्चित किया जाने के निर्देश हैं। शहर के खंडेलवाल एक्सरे और सोनोग्राफी में इन दिनों काफी तादाद में लोग सोनोग्राफी और एक्सरे के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा था, जिसकी सूचना पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संस्था पर कार्रवाई की है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने अफसर खंडेलवाल एक्सरे और सोनोग्राफी के संचालक को नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोटिस दिए जाने की बात कर रहे हैं। में वही सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया था, उसी के लिए कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। साथ ही हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका सोनोग्राफी हो जाए और जो नहीं है ज़रूरतमंद लोग जो है उनका सभी को जिला अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। कार्रवाई कब तक होगी सर? कार्रवाई अभी चल रही है, अब तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे, है ना। प्रशासन की तरफ से एक धारा 188 का नोटिस जाएगा और हमारे तरफ से नर्सिंग होम एक्ट का भी नोटिस जाएगा कि आपने उल्लंघन किया है नियम का। इसमें ऐसी विजिट में हम लोग प्रेसिडेंट टीम की तो सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन था, तो हम लोग आके यहाँ पर देखे और थोड़ा सा चूँकि एक ज़्यादा मात्रा में थे तो वहाँ पर इनको समझाई दिए कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और चूँकि इसके द्वारा पालन नहीं किया गया तो 188 की नोटिस इशू कर रहे हैं और नर्सिंग एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बोकारो मंडल के कमिश्नर मुकेश कुमार के दिशा निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में डीपीएस बोकारो के मीटिंग हॉल में सभी प्राइवेट स्कूलों और किताबों के दुकानदारों की मीटिंग की गई। इस बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किस तरह से स्कूल प्रबंधन और किताब दुकानदार बच्चों के बीच पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध कराने की पहल करेंगे। साथ ही लॉकडाउन नियम का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। एमएचए की जो रिवाइज गाइडलाइंस आई है उसके तहत जो है किताब की दुकानों को, पंखे की दुकानों को जो है हम लोगों ने खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इसमें कुछ एक शर्त जो है, कुछ एक कंडीशंस इंपोज करे गए हैं। जो विभिन्न बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो स्कूल्स की किताबें चलती हैं, उन स्कूल्स के लिए एसडीओ की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है, जिसमें कई प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स और बुक शॉपकीपर्स के साथ जो है बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की गई है। उसमें स्कूल की जो किताबें हैं वो मंडे से स्कूल प्रेमाइजेस में ही मिलेंगे, जिसमें सेट बनाने का डायरेक्शन, पानी की उपलब्धता, बाकी चीजों के ऊपर चर्चा करके एसडीओ ने सभी विद्यालयों को डायरेक्ट किया है। और उसमें बुक शॉपकीपर्स को इस बात की इजाजत होगी कि वो अपना स्टॉल लगा सकते हैं और वो स्टॉल पे भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग उनको इंश्योर करनी है। अभिभावकों को इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। किताब की दुकानें सिर्फ 1 या 2 दिनों के लिए नहीं खोली जा रही हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। तो बोकारो से यह खबर है जहां पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की भी अपील है। और साथ ही साथ आपको बता दें, बोकारो मंडल कमिश्नर की मीटिंग थी, डीपीएस बोकारो के हॉल में ये मीटिंग हुई थी और मीटिंग में बच्चों तक पाठ्यक्रम पहुंचाने के लिए चर्चा की गई। साथ ही साथ कैसे बच्चों तक तमाम पढ़ाई लिखाई पाठ्यक्रम पहुंचाया जाए, इसको लेकर चर्चा थी। बोकारो मंडल कमिश्नर ने यह मीटिंग ली थी।
तो मीटिंग्स में बच्चों तक कैसे पाठ्यक्रम पहुंचाया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ तमाम पाठ्यक्रम पहुंचाने वाले दुकानदारों की बात कीजिए, किताबों के दुकानदारों की बात कीजिए, इन सभी के साथ मीटिंग थी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मीटिंग पूरी की गई। तो डीपीएस बोकारो के हॉल के अंदर ही ये बैठक हुई है और इस बैठक में मंडल कमिश्नर की तरफ से सभी को निर्देश दिए गए कि किस तरीके से बच्चों तक पाठ्यक्रम पहुंचाना है, बच्चों की पढ़ाई को कैसे सुचारू रखना है। तो डीपीएस बोकारो में ये बैठक हुई और बैठक में तमाम किताबों के व्यापार करने वाले, पाठ्यक्रम को पहुंचाने वाले सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए अहम लोग यहाँ पर मौजूद रहे, जिससे कि बच्चों तक सही पाठ्यक्रम समय से इस लॉकडाउन के दौरान पहुंच जाए और बच्चों के पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो। तो वहीं पेयजल के लिए कर रहे हैं लॉकडाउन का उल्लंघन। दशकों पुरानी पेयजल समस्या का नहीं हो पाया कोई समाधान। जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूर डांड विदयपुर का ये मामला है। और आपको बता दें कि जिले में कोरोना वायरस के चलते जहां धारा 144 लगी हुई है, वहीं कंप्लीट लॉकडाउन के कारण आम लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। तो छात्रों ने शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद भी किया। फिलहाल डिंडोरी की एक खबर है जहां पर इन सभी का कोरोना टेस्ट किया गया। साथ ही साथ कोटा में फंसे हुए बच्चे वापस लौटे हैं। 11 छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। और मैं करंजिया की रहने वाली हूँ। जब हमें पता चला कि कोटा में कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, वहाँ पे जब हम थे तब 100 केसेस हो चुके थे। तो फिर हमने यूपी सरकार ने सबसे पहले अपने बच्चों को ले जाया गया वहाँ से। तो फिर हमने भी अपने मध्य प्रदेश सरकार से अपील की कि हमें भी ले जाया जाए। फिर उन्होंने तुरंत ही एक्शन ले लिया हमारे लिए। जो मध्य प्रदेश शासन ने यहाँ पास भेजने के लिए कार्यक्रम वो बहुत ही अच्छा था। और हम लोग के वहाँ पास भी स्क्रीनिंग वगैरह सारे टेस्ट करके हमें भेजा गया कि आसपास के इन्वायरमेंट आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पास दूसरे लोग को कोरोना पॉजिटिव ना कर सकें। और हम लोग के टेस्ट वगैरह सारी चीज़ नेगेटिव आई थी। और शुरू में तो ऐसा लगा कि प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन अचानक से फिर प्रशासन ने अच्छा और कड़ा फैसला करा और हम यहाँ तक यहाँ से मध्य प्रदेश शासन की योजना के अनुसार जो फैसिलिटी दी गई थी वो थी यहाँ से ग्वालियर पहुँचना। ग्वालियर से बसों का डिप्लॉय किया गया था कोटा राजस्थान के लिए। वहाँ से बस लेकर जिस जिले के हिसाब से बस डिवाइड कर दी गई थी। अपनी अपनी बसों को लेकर जिस जिस जिले के से पुलिस अधिकारी आए थे वो सब कोटा राजस्थान गए थे। वहाँ पर रुकने ठीक ही व्यवस्था थी। उसके बाद दूसरे दिन बच्चों को बुलाया गया, संबंधित जिले से सभी को बुलवाकर फिर अधिकारियों से मिलवाया गया और जिलों में डिप्लॉय किया गया। 11 बच्चे हम कोटा से लेके आए हैं और ये वहाँ पर अध्ययनरत थे। और जैसे नाम को गाड़ी के माध्यम से कोटा से हम इनको राजगढ़ लेके आए। इसके बाद राजगढ़ में उनके मेडिकल परीक्षण हुआ। इसके बाद फिर अनुमति मिलने के बाद फिर आज अभी
तो मध्य प्रदेश के सरकार के प्रयासों से राजस्थान कोटा में फंसे डिंडौरी जिले के 11 छात्र छात्राओं को देर शाम वापस लाया गया। डिंडौरी के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। देर शाम सभी को उनके परिजनों को सौंप दिया गया और इस दौरान सभी छात्र छात्रा बेहद खुश दिखाई दिए। घर पर लौटने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद दिया और देर शाम कोटा से डिंडौरी पहुंचे सभी बच्चों का जिला प्रशासन की निगरानी में स्क्रीनिंग भी कराई गई और कोरोना वायरस से बचाव को लेकर किट भी दी गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने सभी छात्र छात्राओं से कहा कि 14 दिनों के लिए आप सभी होम आइसोलेट होना पड़ेगा आप सभी को, जिससे इसका संक्रमण घर के अन्य लोगों तक ना फैले। स्वास्थ्य विभाग ने समुचित जानकारी देने के बाद बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया। कोटा से डिंडौरी लौटी करंजिया निवासी छात्रा शिफा खान ने बताया कि वहां के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे थे। हॉस्टल में खाने पीने की दिक्कत होने लगी थी। तो जिले में कोरोना वायरस के चलते जहां धारा 144 लगी हुई है तो वहीं कंप्लीट लॉकडाउन के कारण आम लोगों का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित है। किंतु जब मूलभूत सुविधाओं की बात आती है तो जीवन बचाने के लिए सारे नियम कानून छोटे दिखाई देने लगते हैं। मामला जनपद पंचायत डिंडौरी के ग्राम पंचायत डांड विदयपुर का है, जहां ग्रामीण पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं और अपने घरों में बच्चों की कंठ की प्यास बुझाने के लिए इस महामारी में भी नियमों का उल्लंघन करने से चूक नहीं रहे। गर्मी की शुरुआत होते ही पेयजल की समस्या ग्रामीणों के आगे आने लगी है। इसका विकराल रूप भी धारण करने लगी है और ग्रामीण एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरसने लगे हैं। दशकों बीत जाने के बाद भी डांड विदयपुर वासियों के लिए इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूर है ग्राम पंचायत डांड विदयपुर के रहवासियों को यूं तो पूरे साल भर पानी के लिए एकमात्र कुएं पर आश्रित रहना पड़ता है, लेकिन स्थिति तो तब भयावह हो जाती है जब गर्मी की शुरुआत होती है और एकमात्र कुएं में भी कहने मात्र को पानी शेष रह जाता है। पंचायत के प्रतिनिधि, क्षेत्र के विधायक और जिले के आला अधिकारियों तक ग्रामीणों की इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। फिलहाल एक बार फिर ग्रामीण पेयजल की समस्या से पीड़ित हो गए हैं। जहां पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है वहीं मूक पशु पक्षियों के लिए भी ये बड़ा संकट का समय है। ग्रामीणों की माने तो पंचायत और प्रशासन ने पूर्व में अपने स्तर पर इस पेयजल की समस्या के समाधान के लिए नलकूपों का खनन करवाया था, लेकिन भूजल स्तर कम होने की वजह से नलकूप यहां पर अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि डांड विदयपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत पंचायत मुख्यालय सहित 2 अन्य पोषक ग्राम भी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत मुख्यालय होने के बाद भी पंचायत के अधिकतर कार्य पोषक ग्रामों में ही संपन्न कराए गए हैं। विदयपुर माल से बोल रही हूँ। हमारे गांव में पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारे यहाँ थोड़ा सा पानी है, जहाँ एक ही पानी है, एक ही कुआं है और ये कुआं भी मई जून में पूरा सूख जाती है। तो एकदम हम झिरा झिरा के पानी को और बांटा बांटा ले जाते हैं गांव वाले। पानी की ही समस्या है सर, हमें पानी मिलना चाहिए। हमारे यहाँ का पानी का बहुत ही समस्याएं हैं, जो कि यहाँ पर हमने 900 लोग आबादी हैं, जो कि यहाँ पर हमारा 2-3 किलोमीटर से पानी लाया जा रहा है और यहाँ पर नदी की अगर स्थितियाँ देखें ना, यहाँ पर कुआं है अच्छा से, ना तालाब, ना हेडपंप नहीं है। तो मेरे यही एक अनुरोध है, हम जब सरपंचों से भी बात करते हैं, सहायक सचिवों से भी बात करते हैं, मेन सचिव से भी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, MLA साहब से भी हमने मांग किया, वो भी हमारे। तो हिंदी है हमें फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।